हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिन। अपने क्या चल रही थी, अकाउंटेंसी चल रही थी, उसमें से बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, गुडविल चल रही थी। बट एक बार मैं तुम लोगों को बता देती हूँ सारा, क्योंकि मैंने है ना 1 हफ्ते के बाद क्लास लिए, तो उस वजह से तुम लोग वापस से भूल गए होंगे किसमें क्या पढ़ा क्या था। तो इसलिए अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं वापस। सबसे पहले अपन ने पॉइंट पढ़ा था, कौन सा चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर चल रहा है, नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। उसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब साझेदारी फर्म अपन जो पार्टनरशिप कर रहे हैं उसका पुनर्गठन किस तरीके से होगा, मतलब नए तरीके से वापस चालू करनी होगी तो किस तरीके से होगी, वो चीजें देखी थी। उसमें कौन कौन सा पॉइंट होंगे। फिर था नए साझेदारों का प्रवेश। नए साझेदारों का प्रवेश कब करते हैं, जब अपना बिजनेस ज्यादा अच्छे से चल रहा हो, या अपने बिजनेस में किसी किस व्यक्ति की जरूरत हो कि अपने या तो मेरे पास ये है वो नहीं है, या बिजनेस लॉस में चल रहा हो, तब नए साझेदार को इसलिए बुलाया जाता है ताकि उसकी वजह से बिजनेस और ज्यादा ग्रो करे। नए साझेदारों के प्रवेश पर मुख्य समायोजन, मेन एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। नए साझेदार जब प्रवेश करेगा, ए और बी दो पार्टनर है, उसके साथ सी और आया, तब कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि वैसे ही चलता रहेगा। तो जो चेंजेस हुए हैं तो वो क्या होंगे, किस तरीके से होंगे, वो बताया गया उसके अंदर। नए लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसके अंतर्गत क्या है, जो नया लाभ विभाजन अनुपात है, नया लाभ विभाजन का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस त्याग वाला है, और त्याग का क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। इन दोनों को माइनस करने पर ये दोनों के फॉर्मूले आ जाएंगे और आंसर भी आ जाएगा। मैंने तुम लोगों को इसके क्वेश्चन बताए, मैंने जितने क्वेश्चन करवाए थे उसके बाद मैंने ये बोला था तुम लोगों को किसी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना, पर तुम लोगों ने बोला समझ में आ गए। ठीक है, तो जो बचे हुए थे 2-3 वो तुम लोगों ने कर लिए थे। उसके बाद अपन ने कौन सा टॉपिक लिया था, इसी के अंदर था गुडविल। गुडविल के अपन ने बहुत कुछ देख लिया था। गुडविल के अंतर्गत पहले तो क्या देखा था अपन ने, ख्याति की, गुडविल की जो जो है ना विशेषता है वो देखी थी अपन ने। उसके बाद देखा अपन ने ख्याति। सबसे पहले गुडविल की डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन के अंतर्गत क्या था, गुडविल क्या होती है, गुडविल क्या पैसे में आती है, गुडविल को पैसों से नहीं खरीद सकते अपन। गुडविल कैसी थी, जो अपन अपना व्यवहार होता है उस पर है ना क्या होता है, अपनी गुडविल बनती है कि इसकी गुडविल कितनी अच्छी है कितनी खराब है। जैसे मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दिया था एक, कि तुम लोगों को पैसों की जरूरत है, तुम लोगों ने किसी दोस्त से मांगे और तुम लोगों ने बोला कि मैं 1 महीने में लौटाऊंगा, और तुमने 1 महीने में लौटा दिए, तब क्या होगा कि वो अगली बार और पैसे देगा। पर तुम 1 महीने में नहीं लौटाओगे तो तुम्हें कभी पैसे नहीं देने वाला है। तो मतलब ये एक भरोसा होता है कि ये कितना क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, तो वही गुडविल कहलाती है। बिजनेस में भी गुडविल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। गुडविल से लोग अपनी ओर आकर्षित होते हैं, नहीं इसका व्यवहार अच्छा है, इसके पास उधार भी रखेंगे तो भी वो कर लेगा, अपन उसको पैसे एडवांस में देंगे तो भी अपन को वो टाइम पर उस पैसों का इन्वेस्टमेंट करके दे देगा। मतलब हर एक चीज का उनके पास आंसर होता है कि इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से कर लेगा। अगर भरोसा नहीं होता तो गुडविल भी कम होता है उसकी। फिर अपन ने देखा था ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब गुडविल जो अपन ने पढ़ी अभी तक, गुडविल को क्या क्या चीजें प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है। कभी ये भी हो सकता है, जैसे मैंने तुम लोगों को अभी एग्जांपल दिया, तुम लोगों ने पैसे टाइम पे नहीं दिए तो इससे तुम्हारी गुडविल इफेक्ट हुई या नहीं हुई, इफेक्ट हुई तो उसके बारे में बताया गया। फिर है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसका मतलब ये है कि जो अपन गुडविल की, अपन ने इस गुडविल की आवश्यकता क्यों पड़ी, ताकि उसके उस इंसान को डिफाइन कर सके कि हाँ इसमें इतनी काबिलियत है, ये चीजें कर सकता है, ये चीजें नहीं कर सकता, अपन इस पर इतना भरोसा कर सकते हैं, इतना भरोसा नहीं कर सकते। ये सब उसके व्यवहार पे डिपेंड करता है। ख्याति के प्रकार, टाइप ऑफ गुडविल, इसमें अपन ने देख लिया था। फिर ख्याति की प्रकृति देखी थी, ये भी 3 प्रकार की थी, अपन ने ये देख लिया था। प्रकार कितने थे, 2 थे, और ख्याति की प्रकृति कितनी थी, 2 थी। ख्याति के प्रकार में कौन सी थी, एक तो स्वअर्जित मतलब खुद के द्वारा अर्जित की गई, और एक खरीदी गई मतलब परचेज की गई ख्याति, कि तुम लोगों से मैंने खरीद ली। जैसे अपन ने बिजनेस के लिए, बिजनेस में अपने बिजनेस में पैसा है, सब कुछ है, पर अपन किसी ऐसे व्यक्ति को लाते हैं जिसके पास गुडविल है तो उसको परचेज किया गया उस व्यक्ति को। और प्रकृति में 3 प्रकार की थी, जिसमें यह था कि व्यक्ति एक तो उसी के पास जाता है, उसके बाद उसके पास नहीं जाता, बट वो जो कंपनी है ब्रांड के पास जाता है, और दूसरा कि वो जहाँ जाता है वहां चले जाते हैं। तो इनके अलग अलग व्यवहार से अपन ने ये देख लिया था। मैंने डेफिनेशन तुम लोगों को खुद बोला था। अब इसके बाद जो है अपने वो एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इतना पढ़ लिया अपन ने, सारी चीजें हो गई थी अपने। अब है ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, क्या है, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां है। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां कितनी है, 3 विधियां। ख्याति के मूल्यांकन
की विधियां, मेथड ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल। इसके कितने टाइप है? 3 टाइप है। सबसे पहला कौन सा है? औसत। औसत विधि। दूसरी है अधिलाभ विधि। फिर है पूंजीकरण विधि। अब औसत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। औसत लाभ विधि लिखना है आपका। क्या है? औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड है अधिलाभ का क्या नाम है? सुपर प्रॉफिट मेथड। और अगला है कैपिटलाइजेशन मेथड। इतने तक अपन ने देख लिया। इसके अंतर्गत क्या क्या देखी अपन ने? सबसे पहले अपन औसत विधि के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? अधिलाभ के बारे में पढ़ेंगे, फिर पूंजीकरण के बारे में पढ़ेंगे, एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन। इसके अंतर्गत अपन को देखना है कि कौन कौन से फॉर्मूले है, क्या होगा, ये सब मैं आगे बताऊंगी तुम लोगों को। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लेना।
अपने सबसे पहले है एवरेज, मतलब औसत जो प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला है औसत समायोजन लाभ, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट बटा वर्षों की संख्या, नंबर ऑफ ईयर। इसका मतलब ये है कि जो जो अपन को प्रॉफिट हुआ है अभी तक, टोटल समायोजन किन किन वर्षों में कितना समायोजन हुआ उसमें लिखा हुआ आएगा, है ना। 2010 में 5,000 का हुआ, 2010 में, 2011 में 12, फिर है ना 12,000 तुम गिनते हुए चलना, फिर 13 में 14, फिर 18 में 15, इस तरीके से लाभ हुए। कभी लॉस भी आ सकता है, कभी कम संख्या आ सकती है, तो उनका टोटल करके फिर क्या करना है, वर्षों की संख्या, 5 वर्ष दिए होंगे तुम लोगों को, 5 वर्ष लिखने होंगे। मतलब जैसे मैंने 2000 लिखा, 2001, 2002, 2003, 1, 2, 3, अब 3 साल हुए, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो 3 साल नीचे आएंगे। तो इसी तरीके से ऊपर इनके अलग अलग अमाउंट भी तो होंगे, इसका अमाउंट हुआ 2 लाख या 2000, जो भी हो वो लिखा अपन ने, और उसके बाद इन टोटल का करके फिर समायोजन कर लेंगे अपन। फिर है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वास्तविक औसत लाभ, औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ को क्या बोलेंगे, एवरेज प्रॉफिट, साझेदारों का पारिश्रमिक वेतन, रिम्यूनेशंस ऑफ पार्टनर्स। उसके अंतर्गत या क्या है, औसत लाभ, जो औसत लाभ अपने आया मतलब टोटल, फिर उसमें क्या है, साझेदारों का पारिश्रमिक वो माइनस करना। साझेदारों का पारिश्रमिक मतलब अपन ने जो प्रॉफिट था, अपन ने टोटल प्रॉफिट निकाल दिया वर्षों का, इनका इतना प्रॉफिट हुआ, 5 साल का मान लो तुम्हारे 15 लाख हुआ, कितना हुआ, 15 लाख, 15 लाख हुआ, उसमें तुम्हारी 10 लाख कितनी होगी, सैलरी होगी, मतलब तुम लोगों ने क्या किया, 10 लाख की सैलरी दी। अब कितना बचा, 5 बचा, तो इनको मतलब इस तरीके से माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना, 5 लाख लिख देना सीधा, 0 0 मत लिखो, तुम चाहो तो 0 0 बता देना। तो उसके अंतर्गत दिखा होगा कि वास्तविक लाभ निकालना है कि क्या करना है। तो वास्तविक लाभ पूछे, वास्तविक औसत लाभ, तब तुम लोगों ने जो पारिश्रमिक दिया हुआ है वहां पर डिफाइन किया होगा कि यहाँ पे इतना पारिश्रमिक दिया हो, इतना पारिश्रमिक दिया हो, तो तुम लोगों को वो कैलकुलेट करके उसको पारिश्रमिक को अलग करके माइनस करना है। फिर है ख्याति, ख्याति क्या है, वास्तविक औसत लाभ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू वर्षों की क्रय संख्या, नंबर ऑफ ईयर परचेस। वास्तविक औसत लाभ मतलब जो एक्चुअल तुम लोगों को प्रॉफिट हुआ था, एक्चुअल कौन सा, जो तुम लोगों ने प्रॉफिट एक्चुअल में, मतलब सब कुछ देने के बाद जो जो खर्चा है उसके बाद क्या हुआ, तुम्हें जो प्रॉफिट मिला, उसके बाद क्या है, वर्षों की क्रय संख्या, मतलब तुम लोगों ने जितना परचेज किया, कितने वर्षों में किया, 10 वर्ष में परचेज किया, वही मतलब 6 वर्ष में, अभी अपन ने यहाँ पे जैसे बोला 3 वर्ष आए थे अपने, तो 3 वर्ष में किया, तो 3 से मल्टीप्लाई करना, जितने भी नंबर होंगे उससे मल्टीप्लाई करना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन किसका पढ़ेंगे, अधिलाभ का। इसके सवाल जो है तुम लोगों को खुद करने हैं, एक बार मैं इसको वापस से रिपीट करवा दूंगी इसका क्या फॉर्मूला था, ठीक है। अपन किसके, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। सुपर प्रॉफिट का सबसे पहला फॉर्मूला है अधिलाभ, मतलब वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अपन ने वास्तविक औसत लाभ का फॉर्मूला क्या है वो अपन पहले पढ़ चुके हैं, और उससे क्या, सामान्य लाभ मतलब जो सामान्य तौर पर अपन को जो अचीव होता है, इस लाइन से ऊपर नहीं गया हो, इस लाइन से ज्यादा नहीं गया हो, या इन दोनों में ज्यादा गैप नहीं होगा, वो लाभ लेके वहां पर लिखा होगा सामान्य, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट इतना है, तो तुम लोगों को वो चीज माइनस करनी है, तब जाके क्या आएगा, अधिलाभ आएगा। क्या आएगा, अधिलाभ आएगा, सुपर प्रॉफिट आएगा। अब सामान्य लाभ, सामान्य लाभ कैसे निकालेंगे अपन को वो तो पता है ही नहीं। अगर सामान्य लाभ नाम से दे दिया कि है ना सिंपल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, तब तुम लोग क्या लिखोगे, कर लोगे, बट तुम लोगों को सिंपल प्रॉफिट मतलब सामान्य लाभ नहीं दे के रखा हो, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब सामान्य लाभ विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य प्राप्तायन दर, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके अंतर्गत ये है कि जो पूंजी है, कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय मतलब जो अपने एम्प्लॉय, जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी पूंजी, और सामान्य प्राप्तांक दर जो नॉर्मल रूप से उनको प्राप्त होती है वो दर का मल्टीप्लाई करेंगे। अब अपन को ये फॉर्मूला भी पता चल गया, बट ये विनियोजित पूंजी कैसे निकालते हैं वो अभी तक अपन को पता नहीं। अब विनियोजित पूंजी का देखेंगे अपन, कैपिटल एम्प्लॉयड प्रयुक्त पूंजी माइनस बाहरी दायित्व, तो कैपिटल एम्प्लॉय असेट्स एम्प्लॉय माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। इसका मतलब ये है कि प्रयुक्त संपत्ति, प्रयुक्त संपत्ति अपन ने जितना भी प्रॉफिट हुआ था उसमें कहाँ कहाँ अचीव किया अपन, अचीव नहीं मतलब जहां जहां खर्च किए, प्रयुक्त की अपन ने,
और जो है उनको देखेंगे एक बार। फिर बाहरी दायित्व कितने रह गए अपने पास, अभी भी इतनी है। उसके बाद बाहरी दायित्व क्या अचीव करने हैं, क्या देने हैं, वो देखेंगे अपन। उसके बाद देख लेंगे उसमें से जो भी अपना अमाउंट आ रहा है उसको माइनस करेंगे। फिर है सामान्य प्राप्तांक दर, क्या है NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके क्या है फॉर्मूला, ब्याज की दर प्लस जोखिम। बाहरी दायित्व तुम लोगों को पता ही है, ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस रिस्क फैक्टर। कि तुम लोगों ने ये तो देख लिया कि तुम लोगों को क्या क्या ब्याज आया, कितना है, ये सारी चीजें चेक कर ली तुम लोगों ने, बट रिस्क कितना है अभी भी वो तो चेक करना पड़ेगा। कुछ पैसे ऐसे होंगे जो उसमें से आने वाले ही नहीं होंगे, और कुछ पैसे तुम लोगों को फिक्स पता है ये आ जाएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये फॉर्मूले ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर तुम लोग पहले एक याद करोगे उसके बाद ये, तो तुम ऊपर नीचे पूछता रहेगा। जैसे तुम लोगों को यहाँ पर पूछ लिया विनियोजित पूंजी क्या होगी, अगर सामान्य लाभ नहीं मतलब सुपर प्रॉफिट अधिलाभ नहीं पूछकर विनियोजित पूंजी निकालने का फॉर्मूला बताया, तुम लोगों को वहीं तक निकालना हुआ तब तक ये। ऐसे तुम लोगों को कुछ भी अमाउंट दे देंगे उसके हिसाब से तुम्हें पुराने जो फॉर्मूले हैं उसको आधार मानकर करने पड़ेंगे। जैसे सुपर प्रॉफिट निकालना है अपन को, जैसे अपन ने औसत लाभ का भी देखा था, औसत लाभ निकालने के लिए भी अपन ने 3 चीजें चेक की थी, मतलब 3-3 करके फॉर्मूले यूज किए थे। तो यहाँ पर भी औसत लाभ के लिए पहले तो इतना नॉर्मल फॉर्मूला है, बट एक तो वास्तविक औसत लाभ निकालने के लिए भी अलग फॉर्मूला है, और सामान्य लाभ ये और वास्तविक औसत लाभ अपन ने कहाँ पढ़ लिया है, यहाँ पे औसत वाले में जब अपन ने फॉर्मूले पढ़े तब देख लिया था। अब सामान्य लाभ का अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं था, सामान्य लाभ का वापस से पढ़ा अपन ने। तो सामान्य लाभ के लिए फॉर्मूला वापस आया, विनियोजित पूंजी मल्टीप्लाई सामान्य प्राप्तांक दर। अब तुम लोगों को विनियोजित पूंजी कैसे निकालते हैं वो पता नहीं है, तो यहाँ पर वापस विनियोजित पूंजी का फॉर्मूला दिया, और तुम्हें सामान्य मतलब जो सामान्य प्राप्तांक दर है उसका फॉर्मूला नहीं पता था, तो तुम लोगों ने ये किया। अब जब हम पूंजीकरण पढ़ेंगे उसके अंतर्गत भी यही होगा, इन विधियों से जुड़ता हुआ ही सवाल आएगा, मतलब ये जो फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही आएगा, उसके हिसाब से ही अपन आगे के सवाल कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, तुम बहुत अच्छे से याद कर लेना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपने कौन सी है पूंजीकरण कैपिटलाइजेशन मेथड। पूंजीकरण विधि कैपिटलाइजेशन मेथड के कितने हैं, 2 फॉर्मूले हैं। पहले तो इसकी 2 विधियां हैं, ये मान लो ये 2 फॉर्मूले, 2 मतलब अलग अलग, एक तो ए रखा है मैंने, एक बी रखा है। इसमें है पहला है औसत लाभों का पूंजीकरण विधि CMAR। इसमें है औसत लाभ मल्टीप्लाई 100 बटा सामान्य प्राप्तांक दर, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला हो गया। फिर है अधिलाभों का पूंजीकरण विधि, इसके अंतर्गत भी सेम है, एवरेज प्रॉफिट मतलब ये गुडविल का है। यहाँ पर अपन ने गुडविल निकालने का फॉर्मूला देखा है, लाभों का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी, कैपिटलाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। यहाँ पर क्या है गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बट्टा NRR, इसका मतलब क्या है नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तुम लोगों को जब तक ये फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तब तक तुम लोग यही समझना तुम्हें एक भी सवाल नहीं आएगा। जब तुम लोगों को फॉर्मूले याद हो जाए, तुम लोगों को उसका मतलब पता लगने लग जाए कि इसके अंतर्गत अगर अपन को ये निकालना है तब जाके इसका यूज करना है, ये निकालना है तब जाके ये यूज करना है। तुम लोगों को सवाल किस तरीके से करने पता है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है, न कि ऊपर से नीचे की ओर आना। ये जो सवाल है उसके अंतर्गत क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर आना, क्योंकि तुम लोगों को यहाँ पे फॉर्मूले देके रखे हैं, तुम लोगों को ये पता ही नहीं है कि समायोजित लाभ कौन सा होता है, पूंजीकरण लाभ कौन सा होता है, विनियोजित पूंजी कैसे निकाली जाती है, प्राप्तांक सामान्य प्राप्तांक दर किस तरीके से निकाली जाती है, वो सब पता नहीं है। तो तुम लोगों को नीचे से ऊपर आना, न कि ऊपर से नीचे जाना। तो इन सवालों में ज्यादातर ध्यान रखना, कभी ऊपर से करने की कोशिश मत करना, नीचे से करने की कोशिश करना। तुम लोगों को पता है कि एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ही पूरा अलग है, पहले उसका एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो, वो निकालो, उसके बाद यहाँ पर आना, सीधा यहाँ पर आ जाओगे तो सवाल नहीं होगा। फिर ये NR सामान्य प्राप्तांक दर का भी फॉर्मूला लगे, तो पहले उस फॉर्मूले से सॉल्व करो, उसके बाद सामान्य प्राप्तांक दर पर आओ, तब जाके ये सॉल्व होगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, अपन अब कल देखेंगे, तब तो तुम लोग सवाल कर लेना। अगर तुम लोगों को सवाल समझ में नहीं आया मेरे को कमेंट कर देना, ताकि मेरे को पता चले कि इसके बाद मैं सीधा सवाल पढ़ाने हैं कि क्या पढ़ाने। अगर तुम लोग कमेंट नहीं करोगे तो फिर मैं थ्योरी है आगे की वो पढ़ाऊँ। वैसे तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया कि नीचे से शुरू करना है ये सवाल, ऊपर से शुरू मत करना, ऊपर से शुरू करोगे तो तुम्हारे एक के भी आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, ओके बाय।